जेपीएससी का एग्जामिनेशन आज 19 सितंबर 2021 को हो गया। आज उसके फर्स्ट पेपर का सी नंबर सीरीज का हम लोग क्वेश्चन का चलिए आंसर की जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, सिंहभूम की तरफ से हुआ। अगला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। अगला सवाल है कि भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फेंसो। मुगल के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकरा। अगला सवाल है धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य है, धूमकुड़िया का तात्पर्य युवा गृह से है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठ नवाखिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट आप धैर्य रखें, यदि कुछ हो दिक्कत तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। अगला सवाल है कि आदिवासियों का डैश जो है, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के रूप में जाना जाता है, कौन सा जाना, टंडा कहाँ का है, तो वो है बिरहोर का। ठीक है, राइट आंसर बिरहोर। 8वां नंबर अगला सवाल है कि डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरवा में, कोरवा का। ठीक है, अगला सवाल है 9 नंबर निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है, तो मंदिरों के नगर के रूप में आप जानते होंगे मलोटी को जाना जाता है। अगला सवाल है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका भी राइट आंसर आप जानते होंगे कहाँ है, तिब्बत में। अगला सवाल है पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित हैं, इसका भी राइट आंसर आप जानते होंगे, आप करके आए होंगे गुमला। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करें, जिससे जेपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले सभी को अपना आंसर की पता चल जाए और पता चल पाए कि इसमें वो कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं। हाँ, इसमें मुझसे भी कुछ एरर हो सकती है, मैं भी 5% इसमें रखता हूँ एरर, लेकिन जितना भी एरर होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कमेंट में। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, कौन सा आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा असुर। अगला सवाल है वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है, कौन सा कर लगता है वंशानुगत वाला में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी लाभ कर। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन ए कथक। अगला सवाल है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है ना, वो क्या हो जाता है, इकोर्निया हो जाता है, इकोर्निया, इसी को जलकुंभी कहा जाता है, इकोर्निया क्रॉपिसस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से हो गया, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का मेल कौन सा गलत है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केगा का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवैयक्तिक संबंध यानी इम्पर्सनल रिलेशनशिप। अगला सवाल है 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर पूर्ण स्वराज्य दिवस। अगला है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, कोई इसको मच्छर मारने वाला लच्छा भी कह रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, कोयले का दहन। ठीक है, निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क, बहुत ही आसान सवाल, हेमाटाइट। अगला सवाल है निम्न में से किसे 2029 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, वो है बजरंग पुनिया, कुश्ती के क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। कहाँ चला गया कर्सर, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। अगला है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गोंड है। अगला सवाल है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है,
तो वो है धोगा और दाहेज, धोगा और दाहेज। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद बचने का जो उपाय है, आपदा के बाद का क्या उपाय है, तो मतलब पोस्ट डिजास्टर क्या है, तो वो है पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, वो कौन से क्षेत्र के लिए जीता था, तो वो जीता था साहित्य के लिए। अगला सवाल है निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है, मतलब वनों से आच्छादित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, योर राइट आंसर इज 2005। अगला सवाल है भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, भारत में वायु परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज के रूप को किस दिन स्वीकार किया गया था भारत में, ठीक है, तो किस दिन स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप के रूप में, इसको 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है HL दत्तू, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगला सवाल है 33 नंबर का कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है, तो ये है राजस्थान में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा 34 का कैगा, स्थापित क्षमता सर्वाधिक, स्थापित वाला, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो वो भी हो जाए गोंड, अभी मैंने देखा। अगला सवाल है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में, कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमिलनाडु, ठीक है। अगला सवाल है भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है, वैसे तो ये 33.33% है, यानी 1/3 है, तो अभी इसमें 33% दिया हुआ है, आप 33% यहाँ को टिक कर सकते हैं, यही राइट आंसर होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करते रहें। अगला सवाल है भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो ये इसका भी आप राइट आंसर जानते होंगे, तूतीकोरिन। अगला सवाल है कि हिंदी के पश्चात कौन सी ये भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली, बंगाली, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व यानी सड़क डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए। अगला है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, झांसी में, चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी। अगला सवाल है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसको जब आप कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, सातवाहन, वाकाटक और चाणक्य, सब हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि C होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिलते हैं, तो ये भी मिलते हैं आर्मेइक लिपि में मिलते हैं ये, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये खरोष्टी में भी कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन चूंकि ये पेशावर के निकट का बात कर रहे हैं, तो पेशावर जो है वो उत्तर पश्चिम इलाका में मिलते हैं और वहाँ पे आर्मेइक लिपि से ही मिले थे, ठीक है, और पूरी तरह से पश्चिमी में खरोष्टी लिपि में मिले थे, तो इसका राइट आंसर आर्मेइक लिपि हो जाएगा। अगला है कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो इसको एक लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है ना, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा तिरुमुराई भी इसको संग्रह का पांचवा वेद कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की, आप बहुत ही आसान सा सवाल है, किसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की ना। अगला सवाल है 47 नंबर, पूर्वी भारत के
पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, अरिकमेडु। और अगला सवाल है कि कणहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाह लिखी थी, और वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ए नंबर हो जाएगा, वाकपति द्वारा। और उसके बाद का सवाल है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कहाँ स्थित है? दिल्ली एवं अजमेर में ना। ये कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला सवाल है कि मध्यकाल की सरकार एवं समग्र संरचना थी। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कभी अरब फारस भी दिया हुआ है, तुर्क मंगोल मध्य एशिया भी दिया हुआ है, नीचे फिर तुर्क मंगोल मध्य एशिया दिया हुआ है, तो इसका दोनों आंसर सही लग रहा है। इसको मैं बाद में क्लियर कराऊंगा। अगला सवाल है 52 नंबर का कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? 1905 में हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 2005 में किया है। ठीक है, अगला सवाल है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई? तो बंगाल तथा मद्रास में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक काल के हिसाब में इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता आंदोलन, मार्लो मिंटो सुधार और अखिल भारतीय संविधान। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा DACB, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा से नहीं लगती है? तो वो कौन सी नहीं लगती? बिहार, अपना बिहार। अगला है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटॉल्स पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं वो? ए नंबर, खंभात की खाड़ी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? किसने शुरू की? 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ये था पुर्तगालियों के द्वारा 1550 ईस्वी में। अगला है 59, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर मानसून से वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर, है ना। किस तटीय प्रदेश में? कोरोमंडल तट में। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? इसमें जो है वो दोनों ही इसमें असत्य है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर मौसम करती है, तो ये दोनों ही असत्य है। कहाँ असत्य वाला? असत्य दोनों हैं। अगला है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट का उदाहरण क्या है? मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका क्या हो जाएगा? संरचनात्मक मूल। इसका राइट आंसर संरचनात्मक मूल। अगला सवाल है 63 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? किसमें की गई है? नागालैंड में। अगला है निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। लेटराइट मृदा केवल एक सत्य उच्चता पोले वर्षा में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। अगला सवाल है 66, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला है
68 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी 1, 2, 3, 4 बी नंबर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी 333। अगला है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति PN भगवती। अगला क्वेश्चन है 70 के बाद 71वां, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, ठीक है, कब? राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला सवाल है 72 नंबर का, जिसमें है भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष 1937 में की गई थी। हरिहरपुर में भाषण सुभाष चंद्र बोस योजना आयोग और मोदी सरकार द्वारा नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस योजना आयोग की निर्माण की थी, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सभी सत्य हैं, ये सब तो सभी सत्य हैं। अगला सवाल है 73 नंबर का, उसमें है कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्विहित नहीं होगा, कब? 21 वर्ष की आयु की सीमा पर। अगला सवाल है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, इसका किनका है? ये तो अतुल कोहली का है ना, अतुल कोहली। अगला है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? बी नंबर वाला हो जाएगा इसमें, धार्मिक एवं भावुकता। सुशासन के संदर्भ में धार्मिक एवं भावुकता, ठीक है। अगला सवाल है 76 नंबर कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व, निगम कर, GST, आयकर, ये सब नहीं होगा। अगला सवाल है 77 नंबर का, वो है पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन इसमें डी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के गवर्नर को, ठीक है, राज्य के गवर्नर को। अगला सवाल है, एक सेकंड, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संस्थानों के आवंटन का माध्यम नहीं है? और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी नंबर, गॉडविल के सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। अगला सवाल है 79 का, वो है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI है। अगला सवाल है 80 में, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। अगला सवाल है 41 नंबर, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा PC महालानोबिस के द्वारा। अगला सवाल है PC महालानोबिस के द्वारा भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी संयुक्त पर, यानी CPIC पर, ठीक है। अगला सवाल है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है।
जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि देश के 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ तक लंबा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, NO2 और PM10 और PM2.5, इसका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला सवाल है 85 नंबर कि निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला सवाल है हिग्स बोसोन को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये गॉड पार्टिकल्स के भी नाम से जाने जाते हैं, गॉड कण के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बढ़कर रुपये 65 प्रति डॉलर हो जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि रुपए का जो होगा वो अवमूल्यन होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सूडन एवं बोवेरी ने दिया था, सूडन एवं बोवेरी ने दिया था। हाँ, इसका कन्फ्यूज़न वाला है कि इसमें मेंडल भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका सूडन एवं बोवेरी होना चाहिए। और ये सब चीज़ ऐसा है कि हो सकता है इसमें हमसे कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ गलती हो सकती है, फिलहाल आप मोटा मोटी यही सब समझें। अगला है 89 नंबर हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, वो उनके घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट नहीं है, कौन सा कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर, खटमल कीट, मकड़ी कीट नहीं है ना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। अगला है 91 नंबर कि उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है? यानी विद्युत प्रसंदीप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत संदीप्ति। 92 नंबर में निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? वो है पराध्वनिक तरंग का। अगला सवाल है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेरण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है, वो होता है दोनों होता है, ठीक है, एनालॉग एवं डिजिटल दोनों सिग्नल होता है। अगला सवाल है 94 नंबर की पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन, देखिए नत्रजन लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ने वाले तो इसमें श्योर एकदम घबराए होंगे। तो इसमें क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या रूप लेता है? वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे। अगला है 95 नंबर का क्वेश्चन है कि क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो वो है QUBIT इनका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कौन इंक्लूड नहीं करती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला स्पेक्ट्रम जो होता है वो आवंटन नहीं करता है। अगला सवाल है 97 नंबर का, वो है मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो गेहूं का, मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है। अगला है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो है वो 2D और 4D में ही होता है में उत्पादन, ठीक है। अगला सवाल है 99 मूंगफली का अत्यधिक सेवन हानिकारक
रोग है? मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है तो वो होता है टिक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिक्का। अगला और आखिरी सवाल जो है वो है कि मक्का डैश आलू डैश गन्ना यानी पेड़ी, ये सब और मूंग फसल चक्र उदाहरण है। ये सभी 3 वर्षीय फसल के उदाहरण हैं। तो ये हुए आपके 100 क्वेश्चन। तो इसमें हो सकते हैं कुछ मिस्टेक हो, ऐसा बात नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हो। मिस्टेक अगर होता है पता चलेगा हमें तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। फ़िलहाल इतना 5% आप मिस्टेक इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो भी मिस्टेक होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।